नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रोनाउंसमेंट ऑफ रीजेंट जजमेंट, यानी निर्णय तर्कपूर्ण कैसे सुनाया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से फिर से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम पहले इशू फ्रेम करेंगे, यानी कि मुद्दे का बनाना, और फिर उस मुद्दे को प्रावधान के अनुसार उत्तर देते हुए एक तर्कपूर्ण निर्णय देना। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए पहले आज का टॉपिक जो है वो जजमेंट आधारित होगा ऑर्डर टू रूल 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जो कि ये कहता है कि अगर आपको जानकारी थी सारे क्लेम के बारे में, जो भी आप दावा कर रहे हैं उसकी जानकारी थी, और अगर आप किसी वजह से उसे छोड़ देते हैं या रिलिंक्विश कर देते हैं, तो उस छोड़े हुए वाद के लिए आप दोबारा वाद दाखिल नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड, तो आज इस प्रावधान को देखते हुए एक प्रश्न के माध्यम से हम तर्कपूर्ण निर्णय देने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए एक लैंडलॉर्ड है, मकान का मालिक है, बी किराएदार। ठीक, ए ने बी को अपना घर जो है किराए पे दिया और शर्त रखी कि हर महीने 35,000 रुपये आपको किराया देना पड़ेगा। ठीक, ये घर जो है दिल्ली में सिचुएटेड है और ये रेंट का जो एग्रीमेंट होता है वो 5 साल के लिए होता है, 5 years। ठीक, और जिस तारीख को ये रेंट एग्रीमेंट साइन हुआ वो तारीख था 1/4/2010। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर जुलाई 2010 से, मतलब 1/4/2010 को मिला ही, और जुलाई 2010 से ही बी जो है रेंट में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, कई बार ए ने बी को वार्निंग भी दी, रिमाइंडर दिया, उसके बावजूद भी जो है बी ने रेंट पेमेंट नहीं किया। फिर बाद में दिसंबर 2012 को उसने एक चेक दिया जो कि 1 लाख रुपए का था, और वो एक रेंट का पार्ट पेमेंट था जो कि 1/1/2012 से लेकर के 31/11/2012 तक का था। ठीक है, कई बार कहने पे चेक दिया और अनफॉर्चुनेटली वो चेक जब लगाया गया तो वो डिसऑनर्ड हो गया। इसका भी नोटिस ए ने बी को दिया और बकाया जो किराया है जुलाई 2010 से उसका बी रिमाइंडर दिया, उसके बावजूद बी ने जो है किराया नहीं जमा किया। फिर ग्रसित होकर के ए ने सूट फॉर रिकवरी फाइल किया फॉर द रेंट आउटस्टैंडिंग ड्यू, जो भी रेंट था उसकी जो है उसने सूट फाइल किया, और उसने अपने सूट में लिखा कि 1/7/2010 से लेकर के 31/12/2011 तक का रेंट उसे दिलवाया गया। और ये सूट जो फाइल हुई 20/6/2014 को फाइल हुआ, यानी 20 जून 2014। ठीक, इस रेंट को जब सूट पेंडिंग था तो जो है इसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद देखा कि 2010-11 चला गया, उसके बाद रेंट नहीं आ रहा है, तो फिर जो है ए ने दूसरा सूट फाइल किया, अनदर सूट फॉर रिकवरी ऑफ रेंट ड्यू टू, और इसका ड्यू डेट रखा 1/1/2012 से लेकर के 30/12/2015 तक का। ठीक है, ये कुल जो है 3 साल का उन्होंने अलग से एक सूट फाइल किया। ठीक, और ये इसलिए डिले हो गया क्योंकि इसने बीच में जो है बी ने चेक दे दिया था इस उम्मीद पे कि भाई शायद कैश कुछ मिल जाएगा, लेकिन चेक जो है बाउंस हो गया, उसका रिमाइंडर दिया गया, वेट किया गया शायद दे दे, लेकिन नहीं दिया। तो फिर बाद में अनदर सूट फाइल किया गया 1/1/2012 से लेकर 30/12/2015 तक का, और साथ ही साथ ये सारे जो रेंट ड्यू है उसके इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम के हिसाब से दिया गया। बी ने इन दोनों सूट को अपोज किया और 3 ग्राउंड लिए अपोज करने का। पहला कि सूट फॉर रेंट जो 1/1/2012 से लेकर के 31/5/2013 है, उसने कहा कि सूट जो है वो 2014 वाले सूट में होनी चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं हुआ, बल्कि दूसरा सूट जो फाइल किया गया 30/11/2015 को, उसमें इसका क्लेम किया गया, जो कि बार्ड बाय ऑर्डर टू रूल 2, जो कि कहता है कि अगर एक बार कोई क्लेम आपने छोड़ दिया है या नहीं मान लिया, तो दोबारा आप उस छूटे हुए क्लेम को दूसरे सूट के दबाव के माध्यम से नहीं ला सकते।
इसी का ऑब्जेक्शन इसमें बी ने लिया। दूसरा है कि रेंट फॉर पीरियड ऑफ 1/12 से 30/11/2012, यानी कि जिसका चेक दिया था वो भी बार्ड है, ठीक है, क्योंकि इसका भी जिक्र अगर होना चाहिए था तो ये पहले सूट में होना चाहिए था, दूसरे सूट में नहीं आना चाहिए, इसलिए ये भी बार्ड है, बार्ड ऑर्डर टू रूल टू, ठीक। और तीसरा इन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि जो भी रेंट बकाया है रेंट एग्रीमेंट में नहीं है, इंटरेस्ट का जिक्र नहीं है, जो इन्होंने लगाया इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर annum, वो जिक्र कहीं नहीं है, इसलिए एग्रीमेंट न होने की वजह से ये ब्याज की मांग नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हम इस प्रश्न के इशू को फ्रेम करते हैं और हर एक इशू को अकॉर्डिंग टू प्रोविजन हम सॉल्व करते हैं और फिर फाइनली जो है हम एक तर्कपूर्ण निर्णय पूरे प्रॉब्लम का देते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए पहला इशू तो जो मेन ऑब्जेक्ट किया यहीं से बन जाता है, यानी कि इशू फ्रेम तब होता है जब ए और बी दोनों आमने सामने हो, ए ने प्लेंट फाइल किया हो, सूट फाइल किया हो और उसका रेट स्टेटमेंट आया तो दोनों प्लेंट और स्टेटमेंट देखा जाता है, फिर वहां से फ्रेम इशू देखी जाती है, क्योंकि इसलिए देखी जाती है कि प्लेंट में जो बात, जैसे इसमें देखिए जो फैक्ट है वो बी ने एडमिट किया हुआ है कि हाँ फैक्ट सच है, लेकिन ब्याज का अपोज कर रहा है, तो ठीक है फैक्ट में कोई डाउट नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर फैक्ट पे क्यों जाने हैं, क्योंकि एक बार जो फैक्ट एडमिट हो जाता है तो उस पर उतनी ज़्यादा बहस नहीं होती है, क्योंकि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में ये प्रावधान दिया हुआ है कि फैक्ट वंस एडमिटेड विदिन उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इसलिए इन्होंने 3 पॉइंट उठाया, तो उसी 3 पॉइंट पे हम फ्रेम करते हैं इशू को। जैसे पहला है कि जो सूट फॉर रेंट है, रेंट 1/1/2012 लेकर 31/5/2013 का जो जिक्र उन्होंने पहले सूट जो फाइल किया था 20/6/2014 में नहीं करके बल्कि 30/11/2015 सूट फाइल किया, उसमें जिक्र किया, ऐसा क्यों, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर टू रूल टू से बार्ड हो जाएगा, ठीक। तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब बी ने एक चेक दिया था 1/1/12 से 31/11/2012 तक का, उस समय ये इस उम्मीद में थे ए कि शायद ये चेक दिया जो चेक कैश हो सकता है, क्योंकि पार्ट पेमेंट है, हो सकता है दूसरा चेक मिल गया, इसलिए इस साल को उन्होंने जिक्र नहीं किया क्योंकि बी ने पेमेंट कर दिया था, भले ही चेक बाद में डिसऑनर्ड हो गया, उसका रिमाइंडर दिया गया, लेकिन जिस समय सूट फाइल हो रही थी उस समय चेक पेंडिंग था या उस समय उम्मीद था इनको कि पैसे मिल जाएंगे, इसलिए उसने जिक्र नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए ये कहना कि ये 1/1/2012 से 31/5/2013 तक का जो इन्होंने जिक्र इसमें नहीं किया, इसकी वजह यही थी क्योंकि ए इस उम्मीद में था, इस होप में था कि सारे चेक कैश हो जाए और बी और चेक दे दे और उसका क्लेम भी ना करना पड़े, ठीक है। इसलिए जो है ये सूट बार नहीं होगा, जानकारी तो थी लेकिन चेक भी तो उसके हाथ में था ए के पास 2012 का, इसलिए जो है वो ये जो क्लेम जो इसने जिक्र नहीं किया 2014 वाले में, ये बार नहीं होगा, ऑर्डर टू रूल टू से गवर्न नहीं हो पाएगा, ठीक। दूसरा है रेंट फॉर द पीरियड ऑफ 1/12 से लेकर 30/11/2012, ये बार्ड है क्योंकि इसी डेट के अंदर चेक दे रखा था, ठीक है। तो बार्ड क्यों है ये, तो बार्ड इसलिए है क्योंकि हम पहले में इसलिए मेंशन नहीं किया कि चेक दे रखा था, दूसरे में हमें रिमाइंडर दे रखा था, ए ने रिमाइंड किया हुआ था, नोटिस दिया था कि शायद पैसा मिल जाए हमें, तो हमें इस डेट का हमें जिक्र करना ही नहीं था क्योंकि इसका चेक हमें मिल चुका था, ये तो अनफॉर्चुनेटली बाद में पता चला कि ये पैसा नहीं देगा हमें, ठीक है ना, तो और चेक बाउंस हो गया, तो इसलिए जो है इस होप में था कि पैसा मिल जाएगा, इसलिए जो है ये भी जो पीरियड जो मेंशन नहीं किया गया है और सेकंड सूट मेंशन किया गया, इट इज आल्सो नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन ऑफ ऑर्डर टू रूल टू के अंतर्गत ये गवर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। ये गवर्न तब होता है जब इनके पास पूरा कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस पीरियड का पैसा नहीं मिलेगा, ये कंफर्म नहीं है तो होप में मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तो फिर सूट पे क्यों जाने जाए, इसलिए ये रीजन बता रहे हैं कि ये भी जो रेंट है ये बार्ड नहीं होगा, ठीक। अब लास्ट आते हैं कि देयर नो अग्रीमेंट फॉर इंटरेस्ट। तो देखिए जितने भी मॉनेटरी सूट होती हैं, ठीक है, जो पैसे संबंधित वाद होते हैं उसमें एग्रीमेंट की होना जरूरी नहीं है कि उसमें इंटरेस्ट का जिक्र है या नहीं है, पहली बात, ठीक। दूसरी बात कोर्ट जो ऑटोमेटिकली जो इतना डिफॉल्ट हो रहा है, आप देखें 2010 से जो है इन्होंने किराया दे रखा है और अपने मात्र जो है जुलाई यानी कि 3 महीने बाद से डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, और ये पूरा लंबा कहाँ तक जा रहा है 2015 तक जा रहा है, यानी कि कुल लगभग देखा जाए तो 5.5 साल
का समय जो है इन्होंने बस यूं ही 5.5 साल के करीब इन्होंने यूं ही बस चक्कर कटवा रहे हैं और किराया नहीं ले रहे, घर पे रह भी रहे हैं। तो इतना जो आदमी जो परेशान होगा, 4.5 साल 5 साल का समय जो लैप्स होगा, उसमें कुछ तो कंपनसेशन मिलेगा उसको। ये कंपनसेशन, ये इंटरेस्ट जो है कुछ और नहीं बल्कि कंपनसेशन है, जो इतने दिन तक ये परेशान रहा। इसमें कुछ, क्योंकि ये जो किराया है वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। तो हर कोर्ट जो है मॉर्टगेज सूट में बाय डिफॉल्ट ये आजकल ये कि लॉ इक्विटी कहता है कि भाई इतना जो परेशान हुए हैं इतने दिनों तक, इसलिए वो प्रिंसिपल अमाउंट तो दिलाएंगे प्लस ब्याज भी दिलाएंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है प्रेजेंट रेट क्या वेरी करे, इन्होंने डिमांड किया है तो जैसे प्रेजेंट रेट चल रहा होगा उससे बैक रेट हिसाब से उनको ब्याज मिलेगा। और ये मिलना जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि रेंट एग्रीमेंट में ये मेंशन हो ही, नहीं होगा तो भी कोर्ट ऑटोमेटिकली दिलाती है, ठीक है, जस्ट टू कंपनसेट द हरेसमेंट विच ए हैज गॉट अंडरगॉन। इस तरह से देखा जाए तो ये 3 जो इशू जो उठाए हैं उसके आंसर इस तरह से दिए जा सकते हैं, ठीक। और इस तरह से इशू के आंसर जब दिए जाते हैं तो इसे ही कहते हैं प्रोनाउंसमेंट ऑफ रीजेंट जजमेंट आफ्टर फ्रेमिंग इशू, यानी मुद्दा तैयार करने के पश्चात तर्कपूर्ण निर्णय कैसे सुनाया जाता है वो इस तरीके से की जाती है, ठीक है फ्रेंड। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में हम नया प्रश्न, उसके उत्तर, संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।